Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 8 of class 12th geography, and the name of chapter is transportation and communication. इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि कैसे बाजार के अंदर एक्टिविटीज कंडक्ट होती है, या ट्रांसपोर्टेशन का या कम्युनिकेशन का क्या रोल होता है एक देश के विकास में या लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में फर्क डालने के लिए, या उसको इफेक्ट करने के लिए, या उसको बेहतर बनाने के लिए। और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप जानती हैं ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, क्योंकि ये दोनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी हैं, तो इसलिए इन्हें पढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड मार्केट आर रेयरली फाउंड इन वन प्लेस। देखो, प्राकृतिक संसाधन सारे एक जगह अवेलेबल नहीं है, वो पूरी धरती पे है और अलग अलग जगह पे अवेलेबल है। तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड इस्टेब्लिश लिंक बिटवीन प्रोड्यूसिंग सेंटर्स एंड कंज्यूमिंग सेंटर्स। तो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए हम उन नेचुरल रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ट्रकों में माल लोड होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जहां पे अवेलेबल है वहां से लोड किया जाता है और वहां पे पहुंचाया जाता है जहां पे वो कंज्यूम किया जाएगा। ट्रेड और कमोडिटीज डिपेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। व्यापार किस चीज पे निर्भर करता है भाई? जितना बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन होगा उतना ज्यादा अच्छा व्यापार होगा, और कम्युनिकेशन जितना बढ़िया होगा व्यापार भी उतना बढ़िया चलेगा, सुचारू रूप से चलता रहेगा। सिमिलरली, हाई लिविंग स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। लोगों का जीवन स्तर या जीवन जीने की प्रक्रिया या शैली, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? जितना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और व्यापार बढ़िया होगा, लोगों का जीवन भी उतना बढ़िया होगा। व्यापार से कैसे बढ़िया होगा? अगर हमें हर चीज आसानी से मिल जाएगी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड करता है व्यापार, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जाहिर सी बात है बढ़िया होगा। व्यापार ज्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। इन अर्लियर डेज द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वर द सेम। शुरुआती दिनों में तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेम था। क्यों? क्योंकि अगर आप जब व्यापार दुनिया में शुरू हुआ उस टाइम कम्युनिकेशन के साधन इतने अवेलेबल नहीं थे, तो पर आज के दौर में ये थोड़ा डाइवर्स है। बट टुडे बोथ हैव एक्वायर्ड डिफरेंट एंड स्पेशलाइज्ड फॉर्म। आज ट्रांसपोर्टेशन का भी पूरा आयाम बदल चुका है, और अगर आप कम्युनिकेशन का देखेंगे वो भी पूर्ण रूप से बदल चुका है। Transport is a service or facility for the carriage of persons and goods from one place to the other using humans, animals and different kind of vehicles. तो ट्रांसपोर्ट का उपयोग किस तरह किया जाता है? सामान को कैरी करने में। इंसान इधर से उधर ले जाते हैं सामान को, जैसे ट्रकों में, या एनिमल्स के जरिए घोड़ा गाड़ी होता है, या ये सब चीजें। एंड या फिर आपने खच्चर देखा होगा, उस पर सामान लादा जाता है और इधर से उधर ले जाया जाता है। डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल्स, अलग अलग तरह के व्हीकल्स भी हैं। सच मूवमेंट्स टेक प्लेस ओवर लैंड। जमीन के जरिए भी सामान को इधर से उधर पहुंचाया जाता है, समुद्र के जरिए भी, शिप में, जहाज में लोड होके फिर बंदरगाहों से माल को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, एयर ट्रांसपोर्ट के जरिए भी। रोड्स एंड रेलवेज आर द पार्ट ऑफ लैंड। रोड्स और रेलवेज लैंड में आ जाते हैं। ट्रांसपोर्ट, शिपिंग एंड बोट, ये वाटर वाले में आ जाएंगे, और एयरप्लेन्स एयर ट्रांसपोर्ट में आ जाएंगे। पाइपलाइंस कैरी मटेरियल लाइक पेट्रोलियम। पाइपलाइंस भी बिछाई जाती हैं, आपने देखा होगा, रोड के साइड में बिछाई जा रही होती है कई बार, या फिर और जगह से जो निकाली जाती हैं। नेचुरल गैस और इन लिक्विडिफाइड फॉर्म में जो चीजें मिलती हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का उपयोग होता है। ये सस्ता पड़ता है पाइपलाइन वाला, और इसमें लॉस के भी चांस कम होते हैं। व्हाट इज ट्रांसपोर्ट नेटवर्क? सेवरल प्लेसेस जॉइंड टुगेदर। अलग अलग स्थान एक साथ जुड़े हुए होते हैं सड़क के जरिए या कम्युनिकेशन के जरिए, बाय अ सीरीज ऑफ रूट्स टू फॉर्म अ पैटर्न। लिंक्स होते हैं ना, एक रास्ता दूसरे रास्ते से जुड़ा हुआ होता है, तो एक जगह दूसरी जगह से जुड़ी हुई हो गई। जैसे मान लो ये जगह एक है, ये जगह दो है, तो इन दोनों के बीच में दोनों को कनेक्ट कौन करेगा? ये रास्ता। तो ये रोड ही तो है, तो ये क्या है? ट्रांसपोर्ट इसके जरिए किया जाएगा। तो मतलब माल इधर इस जगह से उस जगह माल जाएगा। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, द प्रिंसिपल मोड्स आर समुद्र के रास्ते, पानी के रास्ते, हवा के रास्ते और पाइपलाइन के रास्ते हम ट्रांसपोर्ट माल को इधर से उधर भेजते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। एक्सेप्ट
pipeline, except pipelines, all modes are used to carry both passenger and material. देखो समुद्र, जमीन की बात करें हम, जमीन में हम ट्रकों में माल जाता है और बसों में या कार में, बाइक पे सवारी भी चली जाती है। पानी में जहाज में सामान जाता है और जहाज में ही दूसरे जहाज में पैसेंजर वालों में पैसेंजर भी जा सकते हैं। एयरप्लेन में सामान भी इधर से उधर जा सकता है और यात्री भी, पर पाइपलाइन में तो नहीं जा सकते ना। तो एक्सेप्ट पाइपलाइन ऑल मोड्स आर यूज टू कैरी बोथ पैसेंजर्स एंड मटेरियल्स। इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड इज हैंडल्ड बाय मर्चेंट शिप। व्यापारिक जहाज होते हैं बड़े बड़े इंटरनेशनल, जो एक देश से दूसरे देश में माल को ले जाते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट इज चीपर एंड फास्टर ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। जो छोटा एरिया जैसे 50 किलोमीटर में ले जाना है माल, तो तुरंत छोटा मतलब ट्रक किया या मिनी ट्रक किया, उसमें माल लोड किया और ले गए आसानी से। डोर टू डोर सर्विसेज हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा डिलीवरी बॉयज है, वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं बाइक पे, आपके घर तक आपको डिलीवर कर जाते हैं सामान। तो देखो कितना आसान है, वो सस्ता है। रेलवेज बेटर फॉर लार्ज वॉल्यूम। अगर बड़ी मात्रा में माल ले जाना, हैवी माल है, या जैसे कोयले की आपने देखा होगा मालगाड़ी में दुनिया भर की क्वांटिटी में कोयला जाता है इधर से उधर, तो उसके लिए रेलवे बढ़िया है। या जो देश आपस में लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, तो उनमें माल अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो तो उसके लिए भी बढ़िया है। कॉस्टली, लाइट एंड पेरिशेबल। अभी ये देखो थोड़ा महंगा पड़ता है। और नाशवान भी गुड्स, ठीक है ना, नाशवान गुड्स आर बेस्ट मूव्ड बाय। जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, जो जल्दी खराब होने वाले गुड्स होते हैं, उन्हें एयरवेज में ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ताकि जल्दी पहुंच जाएं। सो आओ एक एक करके पढ़ते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट, मोस्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड। अधिकतर सामान एक जगह से दूसरी जगह जमीन के रास्ते ही जाता है। इन एवरी डेज ह्यूमन देमसेल्फ, और हम भी एक जगह से दूसरी जगह जमीन के रास्ते ही जाते हैं, या सामान इधर से उधर। बर्ड्स बीइंग कैरिड ऑन अ पेलिंक्विन या पालकी डोल बाय 4 पर्सन, ठीक है ना। कई बार आपने क्या देखा होगा कि जो जैसे ये आपने पहाड़ी इलाका देखा होगा, उस पे गाड़ी और सब तो चल नहीं सकता, तो 4 लोग एक पालकी टाइप बना लेते हैं, उसमें ह्यूमन बैठता है और इधर से उधर चले जाते हैं, ठीक है ना। फिल्मों में देखा होगा, जो पहाड़ी इलाकों में फिल्में बनती है। लेटर बाद में एनिमल्स का यूज करने लग गए। शुरुआत में इंसान वो 4 तरफ से पकड़ते थे 4 इंसान और ले जाते थे बिठाकर, पर अब खच्चर का उपयोग करने लग गए, कैमल्स का, हॉर्सेस का। इससे भी आसानी रहती है उन वाले इलाकों में, मतलब ट्रांसपोर्टेशन करने में। विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील्स, जैसे व्हील्स का इन्वेंशन हुआ, द यूज ऑफ कार्ट्स, गाड़ी एंड वैगन, माल डिब्बा बिकम इम्पोर्टेंट। आपने देखा होगा, मान लो ये पहिए हैं, तो इसके ऊपर ये जो रखा जाता है, इसको बोल रहा है वो क्या, कार्ट्स। आगे ये जानवर इसमें बंधा होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें फिर डेवलप होने लग गई। तो ये चीज, द रिवॉल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट केम आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रिवॉल्यूशन कब आया, जब दुनिया में क्या बना, भाप वाला इंजन बना रेल का। फर्स्ट पब्लिक रेलवे 27 सितंबर 1825 को ओपन हुई स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन इन नॉर्दर्न इंग्लैंड में। और इंडिया के अंदर याद रखना 1850 में बननी शुरू हुई, 1853 में चली। मुंबई से थाने 34 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस था। 1853 याद रखना इंडिया में। देन इट आल्सो ओपन इन यूएसए में भी हुआ, कमर्शियल पर्पज के लिए ओपन, फार्मिंग, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। आफ्टर दैट इन्वेंशन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन टर्म ऑफ रोड क्वालिटी एंड व्हीकल्स, मोटर कार एंड ट्रक्स, फिर ये सब चीजें भी डेवलप होने लग गई। न्यूअर डेवलपमेंट इन लैंड ट्रांसपोर्टेशन आर, और जो हाल फिलहाल में डेवलपमेंट हुए ट्रांसपोर्टेशन में, वो क्या क्या है, पाइपलाइंस, रोपवेज एंड केबलवेज। रस्सियों के जरिए भी तो इधर से उधर 2 पहाड़ियों के बीच में माल पहुंचाया जाता है। पैक एनिमल्स, हॉर्सेज आर यूज्ड एज ड्रॉट, भारवाही एनिमल्स इवन इन द वेस्टर्न कंट्रीज में घोड़ों का उपयोग किया जाता है। वही घोड़ा गाड़ी वाला इंडिया में आपने देखा ही होगा। डॉग्स और रेनडियर वो बर्फ वाले इलाके में यूज करे जाते हैं ये दोनों। वो आपने देखा होगा 5-6 कुत्ते टाइप बंदे होते हैं, फिर उनके पीछे स्कीज के ऊपर इंसान थोड़ा बहुत वो टोकरी टाइप बना के उसमें बैठ के ट्रेवल करता है। फिल्मों में देखा होगा आपने।
डॉग्स एंड रेनडियर्स आर यूज्ड इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ यूरोप एंड साइबेरिया, बर्फ वाले इलाकों पे, बर्फ पर चलने वाली गाड़ी ओवर स्नो कवर्ड ग्राउंड्स पर। मूव्स आर यूज्ड इन द माउंटेन रीजन, मूव्स का कहाँ पे यूज होता है, माउंटेन रीजन में उपयोग होता है इनका। कैमल्स का रेगिस्तान वाले इलाकों में, और बैलगाड़ी का आपको पता ही है, इंडिया में आपको विलेजेस में आमतौर पे, ये नॉर्दर्न इंडिया में और हमारे यूपी में तो आसानी से दिख जाएगी। रोड्स ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। देखो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रोड सबसे बढ़िया है, मंदे भी पड़ेंगे और आसानी से जाया भी जा सकता है। रेलवे से तो लंबा सफर कर लो, और बल्कि सामान ले रहे हो तब रेलवे अप्रोच कर लो। गुड, अब 10 किलोमीटर के लिए जाना हो मान लो, पहले तो रेल में लोड करो माल, फिर उसका इंतजार करो रेल कब आएगी, और फिर उसमें बैठ के फिर वहां अनलोड करो, तो वो बहुत, इधर क्या होगा, गाड़ी में तुरंत भरा, उधर तुरंत उतार लिया। गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय रोड इज प्रॉफिटेबल बिकॉज इट ऑफर डोर टू डोर सर्विस। अब रेलवे तो रेलवे स्टेशन पे ही माल उतारेगी, और इधर आपने वो जो ट्रक में माल लोड किया, मिनी ट्रक में, वो आपके घर तक ले आएगा, घर के स्ट्रीट तक ले जा सकता है अधिकतर, अगर सड़कें चौड़ी हैं। तो देखो ये फायदेमंद हुआ, अगर रोड छोटा डिस्टेंस कवर करना है और सामान इतना हैवी नहीं है तो रोड ठीक है। और अब ये भी मैटर करता है कि रोड्स की क्वालिटी कैसी है, वो भी जरूरी है। अनमेल्टेड, अब देखो वही बात आ गई, कच्चे जो रोड हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वहां पे सामान नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि आपको पता है वहां पे दलदल टाइप हो जाता है या गारा टाइप हो जाता है, तो उसमें वो गाड़ी मूव ही नहीं करती, तो वो चीज। इवन द मेटल रोड आर सीरियसली डैमेज, बारिश में इन्हें भी नुकसान पहुंचता है, आपने देखा होगा सड़कों पे गड्ढे हो जाते हैं या पानी भर जाता है। रेल नेटवर्क कैन नॉट सर्व द नीड ऑफ वास्ट एंड डेवलपिंग कंट्रीज एट लो कॉस्ट। रेल नेटवर्क में तो भाई पैसा लगता है, अगर आपको पटरियां बिछानी है, रेल के डिब्बे बनाने हैं या इंजन लेने हैं तो पैसा लगेगा। डेवलपिंग देश कई बार इसमें पीछे रह जाते हैं। रोड नेटवर्क प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रेड एंड कॉमर्स एंड फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म के लिए रोड नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, क्योंकि आपने अधिकतर टूरिस्ट जो इंडिया में ट्रैवल करते हैं इधर से उधर, वो रोड के जरिए ही करते हैं। द क्वालिटी ऑफ द रोड वेरीज बिटवीन डेवलप्ड देशों में बहुत बढ़िया क्वालिटी के होते हैं, डेवलपिंग में थोड़े हल्के होते हैं। बिकॉज रोड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस रिक्वायर, पैसा चाहिए, तो डेवलप्ड देशों में बढ़िया रोड है क्योंकि उनके पास पैसा अवेलेबल है, डेवलपिंग देशों में इतने बढ़िया नहीं हो पाते। ट्रैफिक फ्लोज, ट्रैफिक ऑन रोड हैज इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली इन रिसेंट ईयर, बहुत बुरी तरह। आप तो, और इंडिया के रोड्स पे तो आप जानते ही हैं ट्रैफिक कितना ज्यादा है। रोड्स डिडंट इंक्रीज, रोड्स तो खैर हमारे यहाँ तो बढ़ ही रहे हैं, पर जैसे पाकिस्तान जैसे पुअर देशों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे रोड इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं बढ़े, पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है क्योंकि यूजर्स बढ़ रहे हैं। आप इंडिया में ही देख लो, यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो पर रोड उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक होगा। पीक्स, हाई पॉइंट एंड ट्रॉक्स, लो पॉइंट ऑफ ट्रैफिक फॉलोज कैन बी सीन, आप रोड पर देख सकते हैं एक पर्टिकुलर डे में। और दिल्ली जैसे शहर में तो शाम को आप आमतौर पे देख सकते हैं सड़कों पे, जब सब ऑफिस बंद होते हैं लोग घरों की तरफ जाते हैं, रेड लाइट्स पे कितने कितने बड़ी बड़ी लाइनें लग जाती है ट्रैफिक की। एग्जाम्पल वी कैन सी जैम्स ऑन द रोड बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग टाइम, यही एग्जाम्पल, सुबह के वक्त और शाम के वक्त आपको ट्रैफिक दिख जाएगा। हाईवेज बढ़िया होते हैं, स्पीड में मतलब गाड़ी ठीक स्पीड चलती है और रोड ट्रैफिक भी कम मिलता है हाईवेज पे। हाईवेज आर मेटल रोड कनेक्टिंग 4 प्लेसेस, बड़े लंबे हाईवेज होते हैं, और जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे इंडिया में बहुत फेमस है। दीज आर कंस्ट्रक्टेड इन अ मैनर फॉर अनस्टॉपेबली वेहिकुलर मूवमेंट, जो मतलब वाहन बहुत बड़ी यात्रा कवर करना चाहते हैं, 200, 300, 400 किलोमीटर, उनके लिए हाईवेज बनाए जाते हैं। दीज आर 80 मीटर वाइड होते हैं विद सेपरेट ट्रैफिक लाइंस, आपने देखा होगा आने की लाइन अलग है, जाने वालों की लाइन अलग है। ब्रिजेज होते हैं, फ्लाईओवर होते हैं, ड्यूल कैरेज वेज होते हैं, फैसिलिटीज होते हैं, और ट्रैफिक फ्लो कंटिन्यूस चलता रहता है, रुकता नहीं, मतलब हाईवे पे गाड़ी रोक नहीं सकते ना। इन डेवलप्ड कंट्रीज एवरी सिटी एंड पोर्ट टाउन इज लिंक्ड थ्रू हाईवे,
डेवलप्ड देशों में अधिकतर सारे शहरों को या कस्बों को इनसे हाईवे से जोड़ा गया है ताकि डेवलपमेंट पहुंच सके। हालांकि हाईवे पर गाड़ी रुक सकती है, पर अगर रीजनेबल मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तब, और उसके लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाई है। इन नॉर्थ अमेरिका हाईवेज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। एवरी प्लेस इज विद इन द 20 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम अ हाईवे। हर प्लेस जो है वो 20 किलोमीटर के दायरे में ही आ जाता है हाईवे से। सिटीज लोकेटेड ऑन द पैसिफिक कोस्ट, वेस्ट में जो सिटी शहर बसे हुए हैं वेल कनेक्टेड विद दोज ऑफ द अटलांटिक कोस्ट। अगर हम अटलांटिक कोस्ट की बात करें ईस्ट के कंपैरिजन में, वेस्ट वाले इलाके हाईवे से ज़्यादा बढ़िया तरीके से जुड़े हुए हैं। Cities of Canada in the north are linked within the those of Mexico in the south। तो जो नॉर्थ के शहर हैं वो कनाडा से जुड़े हुए हैं और जो साउथ के शहर हैं वो मैक्सिको से, अमेरिका के अंदर। यूरोप हैज़ लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड अ वेल डेवलप्ड हाईवे नेटवर्क। यूरोप का हाईवे नेटवर्क बहुत बढ़िया है। इवन आप देख लो स्विस कनाल, इंडिया से ब्रिटेन तक पानी के रास्ते। बट हाईवेज फेस अ लॉट ऑफ कंपटीशन फ्रॉम रेलवेज एंड वाटरवेज। से कंपटीशन तो मिलता ही है क्योंकि ये दोनों भी ट्रांसपोर्टेशन के सोर्स हैं। इन रशिया अ मैनी हाईवेज नेटवर्क इज डेवलप्ड इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन वेस्ट ऑफ द यूराल्स विद मॉस्को एज द हब। और मॉस्को उसका हब है, जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया बनाना पड़ता है। क्यों? या रोड्स बढ़िया बनाने पड़ते हैं ताकि इंडस्ट्री का जो माल है वो आसानी से इधर से उधर जा सके। अधिकतर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा, और उसमें रोड बढ़िया क्वालिटी के बनाए जाते हैं ताकि जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें आसानी रहे। ड्यू टू द वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया हाईवेज इन रशिया आर नॉट एज इम्पोर्टेंट। 176 लाख किलोमीटर का है और इंडिया का तो 32 लाख किलोमीटर का है अप्रोक्स एरिया, 32,84,000 समथिंग है। ड्यू टू द वास्ट ज्योग्राफिकल एरियाज हाईवेज इन रशिया आर नॉट एज इम्पोर्टेंट एज रेलवेज। तो रेलवेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है। इन चाइना हाईवेज क्राइसिस क्रॉस द कंट्री कनेक्टिंग ऑल मेजर, बड़े शहर सारे जुड़ते हैं। एज टीस्टंगस्टन नियर वियतनाम बाउंड्री, शंघाई, ज्योंशाई एंड बीजिंग, ये सब शहरों के नाम है वहाँ पे जो हाईवे से कनेक्टेड है। इन इंडिया देयर आर मैनी हाईवेज लिंकिंग द मेजर टाउन एंड सिटीज। भारत के अंदर भी बहुत सारे हाईवेज हैं, जैसे नेशनल हाईवे नंबर 7 कनेक्टिंग वाराणसी से कन्याकुमारी तक। वाराणसी उत्तर प्रदेश के ईस्ट में है और कन्याकुमारी साउथ में है भारत के, तो ये सबसे बड़ा हाईवे है। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे के बारे में, या फिर इसका दूसरा नाम है सुपर एक्सप्रेस वे, इज नेटवर्क ऑफ हाईवेज कनेक्टिंग किसे किसे जोड़ता है, न्यू दिल्ली, मुंबई, फिर चेन्नई इधर आ जाएगा हमारा आंध्रा में, और फिर कोलकाता। तो ये हाईवे ऐसे, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। आपने 9th या 10th की बुक में देखा होगा, ये था, जहाँ तक हमें याद है ये था एनसीईआरटी की बुक में। बॉर्डर रोड्स लेड अलोंग इंटरनेशनल बाउंड्री, जो दो देशों के बीच के जो बाउंड्रीज हैं उनके बराबर में जो रोड बनाए जाते हैं ना, जैसे मान लो ये इंडिया, ये इंडिया, ये पाकिस्तान, तो ये बीच में बॉर्डर है, तो इसके साथ जो रोड बनाया जाएगा ताकि उधर माल जा सके, उधर से आ सके, उनको बॉर्डर रोड बोलते हैं। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ज्वाइनिंग पीपल रिमोट एरियाज के विद मेजर सिटीज एंड प्रोवाइडिंग डिफेंस भी प्रोवाइड करते हैं। हमारी मिलिट्री को अगर इधर से उधर जाना हो दूसरी जगह भारत के ही अंदर, तो आसानी से रोड के जरिए जा सकती है, तो ये चीज़ें मदद करते हैं। रेलवेज आर मेड ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट फॉर बल्की गुड्स, मतलब बड़ी क्वांटिटी में पैसेंजर्स को या हैवी सामान बनाने के लिए रेलवेज, ढोने के लिए रेलवेज को बनाया गया है। द रेलवे गॉजेज वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग जगह पे रेलवे के मतलब कि आप डब्बे कह सकते हैं या रेलवे का पैटर्न अलग अलग है। इट इज रफली क्लासिफाइड एज ब्रॉड, मोर देन 1.5 मीटर स्टैंडर्ड, 1.44 मीटर गोज 1 मीटर एंड स्मॉलर गोजेज में कितने होते हैं, इस तरह अलग अलग तरह के डब्बों की साइज है। कम्यूटर ट्रेन्स आर वेरी पॉपुलर इन यूके, यूएसए, जापान और इंडिया में कम्यूटर ट्रेन्स इंपॉर्टेंट हैं। दीज कैरीज पैसेंजर्स, आपने पैसेंजर ट्रेन देखी होंगी,
या फिर ये जिसमें एक्सप्रेस ट्रेन देखी होंगी आपने, जिसमें पैसेंजर इधर से उधर जाते हैं, उन्हें कम्यूटर ट्रेन बोलते हैं। यूरोप हैज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंस रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। यूरोप का नेटवर्क रेल का सबसे डेंस नेटवर्क है। बेल्जियम हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी, बेल्जियम की डेंसिटी हाईएस्ट है ऑफ 1 किलोमीटर ऑफ रेलवे फॉर एवरी 6.5 स्क्वायर किलोमीटर में 1 किलोमीटर रेलवे है बस। द इम्पोर्टेंट रेल हेड्स आर लैंड ऑन, कहाँ पे हैं? पेरिस, ब्रसेल्स, मिलन, बर्लिन एंड वार्सोवा। वार्सोवा यूएसएसआर, वार्सोवा पैक्ट याद होगा आपको, पढ़ा होगा हिस्ट्री में। अंडरग्राउंड रेलवेज आर इम्पोर्टेंट इन लंदन और पेरिस में रेलवे ज़मीन के अंदर भी चलता है। इंडिया में मेट्रो देखा होगा आपने, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई, बेंगलोर, यहाँ पे कलकत्ता। चैनल टनल्स वो बनाई जाती हैं, टनल्स बनाई जाती हैं पहाड़ों के बीच से, जैसे जवाहर टनल बनाई गई जम्मू कश्मीर में। ऑपरेटेड बाय यूरो टनल्स ग्रुप थ्रो इंग्लैंड कनेक्ट लंदन विद पेरिस। तो ये टनल्स के जरिए लंदन को पेरिस से जोड़ा गया है। इन रशिया 90% ऑफ द कंट्रीज टोटल रेलवेज ट्रांसपोर्ट विद अ वेरी डेंस नेटवर्क। 90% रेलवे बहुत मतलब बड़े उसमें है। इन द वेस्ट ऑफ द उराल्स रीजन के वेस्ट में। नॉर्थ अमेरिका हैज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव रेल नेटवर्क। नियरली 40% ऑफ द वर्ल्ड का जितना भी टोटल रेलवे नेटवर्क है 40% नॉर्थ अमेरिका में है। देखो कितना ज़्यादा डेंस रेलवे नेटवर्क है। कनाडा हैज़ अबाउट 48,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है और वीट और कोयला बल्क की क्वांटिटी में इधर से उधर जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पास 40,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है और 25% आर फाउंड इन न्यू साउथ वेल्स में। अकेले में 25% मिल जाता है इस 40 का 25%, यानी 10,000 किलोमीटर। वेल्स लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा, याद रखना। इन साउथ अमेरिका द रेल नेटवर्क इज द मोस्ट डेंस इन 2 रीजन, नेमली द पाम्पास ऑफ अर्जेंटीना एंड द कॉफी ग्रोन रीजन ऑफ ब्राजील। बोथ टुगेदर आर 40% ऑफ द साउथ अमेरिका का रेलवे नेटवर्क का 40% इन 2 इलाकों से जुड़ा हुआ है टोटल रूट का। देयर इज ओनली 1 रेल रूट लिंकिंग बोनोस अर्जेंटीना विद वालपरिसियो चिली अक्रॉस, चिली ये अमेरिका का यही नक्शा है, यहाँ पे है। अक्रॉस द एंडीज माउंटेन थ्रो द अपिस्टाटा पास लोकेटेड एट द हाइट ऑफ 3900 मीटर। ये आपको याद रखने की चीज़ है। इन एशिया रेल नेटवर्क इज द मोस्ट डेंस इन द पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ जापान, चाइना और इंडिया में आप देख सकते हैं रेलवे नेटवर्क बहुत बड़ी मात्रा में है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट सेकंड लार्जेस्ट है और इसके पास 40,000 किलोमीटर का रेलवे है। साउथ अफ्रीका में ही सिर्फ 18,000 किलोमीटर है। ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड, डायमंड, कॉपर माइनिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पे क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, इसलिए इधर ये बड़ी मात्रा में अवेलेबल है। गाइस ये टॉपिक आपके चैप्टर में आगे दे रखा है, तो हम इसको कमिंग वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी जो यहाँ इसके बाद टॉपिक है, यहाँ के बाद जो टॉपिक है वो ये वाला है, ट्रांस एंड कॉन्टिनेंटल रेलवे। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे रन अक्रॉस द कॉन्टिनेंट एंड जॉइन इट टू 2 एंड्स, 2 हिस्सों को जोड़ता है। दे वर कंस्ट्रक्टेड फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजन टू प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर लॉन्ग रन इन डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग दिशा में लंबे डिस्टेंस को जोड़ने के लिए ट्रांस रेलवेज बनाए गए। द फॉलोइंग आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दीज। जैसे कुछ ट्रांस रीजन क्या है, मतलब एक जो इलाके में जुड़े हुए हैं, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। दिस इज अ मेजर रेल रूट ऑफ रशिया, रन्स फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग इन द वेस्ट टू व्लादिवोस्टोक ऑन द पैसिफिक कोस्ट इन द ईस्ट, पासिंग थ्रू मॉस्को, यूएफए, नोवोसिबिर्स्क, इर्कुत्स्क, चिटा एंड खाबरोवस्क। ये जगहों के नाम याद कर लेना आप। इट इज लॉन्गेस्ट 9,332 किलोमीटर डबल ट्रैक्ड रूट है एशिया में और इलेक्ट्रीफाइड ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है वर्ल्ड में। इट हैज़ जॉइंड इट्स एशियन रीजन टू वेस्ट यूरोप को बाजारों से जोड़ता है ये। इट रन्स अक्रॉस द रूरल माउंटेन ओबी एंड येनिसिकी रिवर तक ये क्या करता है, फैला हुआ है। ट्रांस कैनेडियन रेलवे, अब जो कनाडा में है,
This 7,050 kilometer long rail line in Canada runs from Halifax in the east to Vancouver on the Pacific coast, passing through Montreal, Ottawa, Winnipeg and Calgary. ये जगहों के नाम याद रख लेना, इन इलाकों से ये गुजरता है. It was constructed in 1886 में बनाया गया था. ट्रांस कैनेडियन रेलवे इनिशियली टू मेक एन एग्रीमेंट विद ब्रिटिश कोलंबिया ऑन द वेस्ट कोस्ट जॉइन द फेडरेशन ऑफ स्टेट्स. ठीक है, बाद में ब्रिटिश उनसे इनकी क्या हुई थी, संधि तय हुई थी ब्रिटिश कोलंबिया से, ताकि ये वेस्ट वाले हिस्से से भी जुड़ सके. वीट एंड मीट आर द इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट ऑन दिस रूट. गेहूं और मीट इस रास्ते से ज़्यादा बड़े स्केल में एक्सपोर्ट किया जाता है. दिस लाइन इज द इकोनॉमिक आर्टरी, और इसको मुख्य मार्ग भी कहा जाता है. द यूनियन एंड पैसिफिक रेलवेज. दिस रेल लाइन कनेक्ट्स न्यूयॉर्क ऑन द अटलांटिक कोस्ट टू सैन फ्रांसिस्को ऑन द पैसिफिक कोस्ट, पासिंग थ्रू क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाना, एवेंस, ओगेडेन एंड स्क्रैमेंटो. इन जगहों के नाम याद रख लेना. न्यूयॉर्क को इन जगहों से जोड़ती है अटलांटिक कोस्ट में. मोस्ट वैल्यूएबल एक्सपोर्ट ऑन दिस रूट आर ओर्स, ग्रेन्स, पेपर, केमिकल एंड मशीनरी. ये इस रास्ते पे ये चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जाती हैं. द ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे. इट कनेक्ट्स फ्रॉम पर्थ ऑन द वेस्ट कोस्ट पे, पर्थ से कनेक्ट होता है, टू द सिडनी ऑन द ईस्ट कोस्ट, और ईस्ट में सिडनी तक जाता है. पासिंग थ्रू, और कहाँ से गुजरता है, कालकुली, ब्रोकन हिल्स एंड पोर्ट ऑगस्टा. अनदर मेजर नॉर्थ साउथ लाइन कनेक्ट्स एडिलेड, एलाइस स्प्रिंग एंड टू बी जॉइंड फर्दर टू द डार्विन ब्रूडम लाइन. नॉर्थ और साउथ में इन जगहों से. द ओरिएंट एक्सप्रेस. दिस लाइन रन्स फ्रॉम पेरिस टू इस्तांबुल, पासिंग थ्रू स्ट्रासबर्ग, म्यूनिक, वियना, बुडापेस्ट. ये आप मैप पे इन वर्ल्ड मैप पे देखिएगा इन चीज़ों को. एंड बेलग्रेड. द जर्नी टाइम फ्रॉम लंदन टू इस्तांबुल बाय दिस एक्सप्रेस इज नाउ रिड्यूस टू 96 आवर्स एज सी रूट टेक्स ओनली 10 days. 96 घंटे लगते हैं, समुद्र से पहले 10 दिन लग जाते थे, 240 घंटे. द मेन एक्सपोर्ट ऑन दिस रेल रूट आर, और क्या किया जाता है इस रास्ते पे मेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट, चीज, बेकोन, बेकोन किसे बोलते हैं, सुअर के मांस को, ओट्स, जुई, वाइन, फ्रूट्स एंड मशीनरी इस रास्ते पे एक्सपोर्ट की जाती है रेल्स के जरिए. देयर इज अ प्रपोजल टू बिल्ड अ ट्रांस एशियाटिक रेलवे बनाने का भी मतलब विचार चला इस्तांबुल को किससे जोड़ने के लिए, बैंकॉक, वाई, और रास्ता कहाँ से जाएगा, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार से होता हुआ रास्ता जाएगा. वाटर ट्रांसपोर्ट. इट्स ग्रेट एडवांटेज दैट इट डज नॉट रिक्वायर्ड रूट कंस्ट्रक्शन. देखो सबसे बड़ा फायदा वाटर ट्रांसपोर्ट का यह है कि उसे पे मतलब सड़क बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. पोर्ट फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड एट द टू एंड्स. दो मतलब बंदरगाहों के बीच में होता है, और ये बहुत सस्ता पड़ता है क्योंकि समुद्र पे पुल से है वो सब नहीं बनाना, या मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है. वाटर ट्रांसपोर्ट इज डिवाइडेड इनटू ओशियन रूट्स एंड इनलैंड वाटरवेज. इनलैंड वाटरवेज देश के अंदर ही होता है, और ओशियन रूट्स एक देश से दूसरे देश में. सो लेट अस सी ओशियन रूट्स. द ओशियन ऑफर अ स्मूथ हाईवे विद, अब ये हाईवे मेटेलिक नहीं है, वाटर का है, याद रखिएगा. हाईवे विद टर्नेबल इन ऑल डायरेक्शन, और किसी भी दिशा में घूम सकते हैं समुद्र में. नो मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं है. इट इज एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट बाय ह्यूमंस टू गो इजिली टू एन पोर्ट, टू एनी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, और आसानी से दूसरे बंदरगाहों पे, दुनिया के किसी भी बंदरगाह पे जाया जा सकता है. इंडिया में भी आप देख सकते हैं कांदला पोर्ट है, या मुरमुगांव पोर्ट है, तूतीकोरन पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है. इन सब मतलब कि बंदरगाहों से माल दूसरी जगह जाता है. इफ इट इज कंपेयर टू लैंड एंड एयर, ओशियन ट्रांसपोर्ट इज अ चीपर. ये बहुत सस्ता पड़ता है ओशियन का. क्यों? क्योंकि आपको पता है रोड्स तो बनाने नहीं पड़ेंगे और मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं है. मीन्स टू कैरी लोड्स, और बड़ी क्वांटिटी में हम कंटेनर्स शिप में लोड करके इधर से उधर ले जा सकते हैं. ओवर लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर. मॉडर्न पैसेंजर शिप्स
एंड कार्गो शिप्स आर इक्विप्ड विद रडार सिस्टम से मतलब लैस होते हैं, ठीक है ना, आसानी से रास्ते को या इधर से उधर डायरेक्शन फाइंड आउट करने में आसानी रहती है। वायरलेस एंड अदर नेविगेशन एड्स ये सब लगे होते हैं मॉडर्न जहाज पर, तो आसानी से इधर से उधर माल को लोड या ले जाया जा सकता है। द डेवलपमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटेड चैम्बर्स फॉर पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं, जो खराब होने का जिन्हें खतरा रहता है, जैसे सब्जियां हो गई या फिर मीट हो गया, वो सब चीजें, तो उनके लिए रेफ्रिजरेटेड चैम्बर्स होते हैं ताकि वो खराब ना हो। टैंकर्स एंड स्पेशलाइज्ड शिप्स एंड आल्सो इम्पोर्टेंट कार्गो ट्रांसपोर्ट भी बड़ी मात्रा में इधर से उधर ले जाया जाता है। इम्पोर्टेंट ओशियन रूट्स। द नॉर्दर्न अटलांटिक सी रूट, इट कनेक्ट्स नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए एंड नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप को ये जोड़ता है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड फॉरेन ट्रेड, दुनिया का 1/4 व्यापार इसी रास्ते से किया जाता है, इसी रूट से। द रूट इज बिजिएस्ट, और ये बहुत बिजिएस्ट रूट है इन द वर्ल्ड, कॉल्ड बिग ट्रंक रूट। ये एमसीक्यू बन सकता है, इसे याद रखना, इसको बोलते हैं बिग ट्रंक रूट भी कहा जाता है। बोथ द कोस्ट्स हैव हाईली एडवांस पोर्ट फैसिलिटीज, बड़ी मात्रा में इधर अवेलेबल होती है इसमें। क्यों? क्योंकि बहुत इतना ज़्यादा 1/4 माल दुनिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहीं से ही चल रहा है, तो जाहिर सी बात है फैसिलिटीज तो अवेलेबल होंगी। पोर्ट्स एट एडेन, मुंबई, कोलंबो एंड सिंगापुर आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स इन दिस रूट, और ये बंदरगाह इस रास्ते पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से माल लोड होता है और दूसरे देशों में भेजा जाता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुइज कैनाल 1869, याद रखिएगा, इंडिया से ब्रिटेन। द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुइज कैनाल हैज ग्रेटली रिड्यूस्ड द डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, जब अंग्रेजों को माल, मान लो ये भारत का नीचे वाला पोर्शन है, तो यहाँ से जब माल अंग्रेजों को ले जाना पड़ता था तो पूरा अफ्रीका घूम के ले जाना पड़ता था, तो उन्होंने सुइज कैनाल बनाई। तो अभी ये जो 7000 किलोमीटर उन्हें फालतू जाना पड़ता था, ये नहीं जाना पड़ता, और वो डायरेक्ट इंडिया से ब्रिटेन जा सकते थे। तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुइज कैनाल हैज ग्रेटली रिड्यूस द डिस्टेंस एंड द टाइम एज कम्पेयर टू द अर्लियर रूट थ्रू द कैप ऑफ गुड होप। इससे उनकी कॉस्ट भी कम आई अंग्रेजों की, उन्हें फायदा भी ज्यादा पहुंचा, क्योंकि 50% से ज्यादा ट्रेन इंडिया आजादी के वक्त किससे करता था? ब्रिटेन से करता था। द मेडिटेरियन इंडियन ओशियन रूट, इट कनेक्ट्स द इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्टर्न यूरोप रीजन विद वेस्ट अफ्रीका को जोड़ता है इससे, साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड द कमर्शियल एग्रीकल्चर एंड द लाइव स्टॉक इकोनॉमीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड को भी आपस में ये कनेक्ट करता है। द मेडिटेरियन इंडियन ओशियन रूट। बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुइज कैनाल के बनने से पहले दिस वाज द रूट, यही मेन रूट था यूके के लिए और कोलंबो के लिए, श्रीलंका, विच वाज 6400 किलोमीटर लॉन्गर देन द सुइज कैनाल, से वही 7000 किलोमीटर के आसपास इधर से पूरा घूम के जाना पड़ता था। उधर से आते थे ना, वो उस साइड से इधर आते थे। ट्रेड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका इज इंक्रीजिंग ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ गोल्ड, डायमंड, कॉपर, टीन, ग्राउंडनट्स, ऑयल पाम, कॉफी एंड फ्रूट्स। इनकी वजह से इन देशों के बीच में व्यापार क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। उम्मीद है आपको ये पार्ट 1 में जितने भी टॉपिक समझाए गए हैं समझ आए होंगे। कुछ चीज़ें याद करने की है, आप उन्हें लिख कर याद कीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। और देखिए फ्रेंड, पॉइंट्स हैं, कई बार कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो हमें हर्ट कर जाते हैं, तो आप उन्हें इग्नोर कीजिएगा और चीज़ों को एज ए स्टूडेंट की तरह ही इनटेक कीजिएगा, ठीक है। बाकी स्वस्थ रहिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अच्छे मार्क्स और सीखिए लाइफ में, क्योंकि यही चीज़ें कम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछी जाती है, अप्रोच की जाती है। तो यहाँ से हम अपना पार्ट 2 कंटिन्यू रखेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।